Hello friends, welcome to Vision Education. In today's video, we'll discuss about SSC JEE 2026 exams. All the important information which are related to SSC JEE 2026 exams we'll discuss in this video. ठीक है, इस एक अकेले वीडियो में आपको जितने भी डाउट्स हैं आपके SSC JEE 2026 के एग्जाम्स के रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो for all the candidates which are who are interested in giving SSC JEE 2026 exam, this video is going to be beneficial for all of them. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. देखो, अच्छा, ये कल बसंत पंचमी थी तो मैंने ये स्लाइड बनाया था, कल बनाया था. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया था. ठीक, देखो, एसएससी जेई एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है और ये एक प्रेस्टिजियस जॉब होती है और ये एक नॉन गैजेटेड ऑफिसर की जॉब होती है, मतलब गैजेटेड पोस्ट नहीं होती है. ठीक है, गैजेटेड पोस्ट मतलब आपका पे लेवल 10 होता है. ठीक है, ये पे लेवल 6 होता है. अब देखो, ये हम लोग टुडे क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एसएससी जेई. उसके बाद जॉब प्रोफाइल आपकी कैसी होती है, जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका कैरियर ग्रोथ कैसा होगा, मतलब अगर आप ये जॉब ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो फ्यूचर आपको पता होना चाहिए ना कि आप 10 साल में 20 साल में कहां तक जाओगे. फिर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको ये एग्जाम का फॉर्म भरना है तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा पैटर्न होता है. वैकेंसीज हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखेंगे, 2023 में 24 में कितनी वैकेंसीज आई थी, कट ऑफ क्या गया था, ये सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. देखो, एसएससी जेई अ प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी. द स्टाफ सिलेक्शन, देखो एसएससी की जो एग्जाम होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है. ठीक है, इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सॉट आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स, कंडक्टेड एनुअली बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. दिस एग्जाम ओपन्स डोर्स टू प्रेस्टिजियस ग्रुप बी पोजीशंस इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, देखो, ये जितने भी आपके डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं ना, उनके लिए एसएससी जेई का एग्जाम तो एक समझ लो ड्रीम जॉब होता है, क्योंकि ये जो आपकी जॉब होती है इसका जॉब प्रोफाइल अच्छा होता है, आप अर्न अच्छा करते हो, आपका लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है, मतलब कि मतलब कि ऐसा प्राइवेट जॉब की तरह नहीं होता है कि आपको 12-12 घंटे काम करने हैं, मतलब एक फिक्स आवर्स ही आपको काम करने रहते हैं. तो उस हिसाब से आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहता है, आप फैमिली को टाइम भी दे सकते हो, इसलिए गवर्नमेंट जॉब का ये सब बेनिफिट होता है. और एसएससी जेई एग्जाम में एसएससी जेई सबसे अच्छा जॉब माना जाता है. ठीक है, आपका एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इसमें सीबीटी 1 होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सीबीटी 2 भी ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका मेडिकल होता है. बस ये 4 स्टेज होते हैं. आगे बढ़ते हैं. देखो, जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं. ये जो आपका जॉब होती है, ठीक है, इसका पे लेवल 6 होता है और ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है. अभी आपको पता है कि आपका क्या हो रहा है, 8th पे कमीशन भी लागू होने वाला है. ठीक है, आपको पता होगा कि 8th पे कमीशन भी आपका लागू होने वाला है रिसेंटली. अभी 1 जनवरी 2026 से शायद इफेक्टिव भी हो गया है, तो आपकी सैलरी और बढ़ेगी, ये आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है. ठीक है, आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, अगर आप एसएससी जेई मतलब एज अ जेई जाते हो, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में काम दिया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल का काम दिया जाता है, इंस्पेक्शन का भी, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी दिया जा सकता है काम. ठीक है, टीम कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइजेशन का काम दिया सकता है, बजट मॉनिटरिंग का भी दे सकते हैं, कॉस्टिंग एस्टिमेशन काम दे सकते हैं. वर्क एनवायरमेंट कैसा होता है आपका, जूनियर इंजीनियर वर्क इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग, कहां कहां आप किस किस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में, एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उसके बाद रेलवेज में और भी जगह. द रोल कंबाइंस फील्ड वर्क विद ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफरिंग डाइवर्स एक्सपोजर टू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो ये सब आपके डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. अब आपके बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा कितना मिलता है. हाँ, ये बहुत जरूरी है. देखो, पे लेवल 6 में जो बेसिक पे होती है वो 35,400 से शुरू होती है और 1,12,400 तक जाती है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब थोड़ा ना हुआ कि आपको 1,12,000 मिल जाएगा, इसका ये मतलब हुआ कि आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो आपको 35,400 मिलेगा स्टार्टिंग में. ठीक है, और ये इंक्रीज करते करते कहां तक जाएगा, 1,12,400 तक जाएगा बेसिक पे. अब देखो, बेसिक पे के अलावा आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको देखो डीए मिलता है. डीए कितना मिलता है, 50% ऑफ बेसिक पे. ठीक है, तो 35,400 आपका बेसिक पे है और उसका 50% कर लो, जितना भी हुआ उसको ऐड कर दो, डीएनए उतना डीए आपको मिलेगा. आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, देखो गवर्नमेंट जॉब में तो ये सब फायदा होता है, आपको मेडिकल बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है. देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलेगा आपको. ठीक है, आपके फैमिली के लिए आपको मिलेगा, मतलब मेडिकली आप क्या करोगे, फ्री हो जाओगे, आपको कोई परेशानी की दिक्कत नहीं. फ्यूचर में ऐसा कभी हो ना, लेकिन अगर मेडिकल की इशू आता है तो आपको ये क्या कहते हैं, प्रॉपर आपका केयर करेगा. ठीक है,
जनरस लीव पॉलिसी मिलेगी आपको प्रॉपरली, अगर आपको पेड लीव से मिलती है, ठीक है, और आपको वैसे अगर लीव लेना है तो वैसे मिलते हैं, अच्छा खासा लीव मिलता है, ठीक है। फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 4। इस समय 24% ऑफ बेसिक पे है मेट्रो सिटीज में, एक्स क्लास में 16% नॉन मेट्रो सिटीज में होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जिस जगह आपकी पोस्टिंग है वो एक्स सिटी में आता है कि वाई में कि जेड में, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, अगर आप समझ लो कि कंपनी के पर्पज से जा रहे हैं कहीं पे तो आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। रिटायरमेंट में तो आपको पेंशन तो मिलता ही है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की जॉब है, मतलब कि अच्छा खासा पेंशन मिलता है। इसीलिए देखो गवर्नमेंट जॉब इसलिए थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखो कितने सारे आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको, आप या तो बीटेक होनी चाहिए या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ कुछ एक्सपीरियंस ही मांगता है कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, वो आपको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास कौन कौन सा डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में, इन सभी में से किसी भी एक में आपको क्या होना चाहिए? आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ आपका बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। अब आता है मेन, मेन क्या है? एज लिमिट कितना होना चाहिए? देखो एज लिमिट मिनिमम आपका 18 होता है, मैक्सिमम 32। 32 ओनली फॉर सीपीडब्ल्यूडी, ये याद रखना। तो 32 होता है ना आपका, ओनली फॉर सीपीडब्ल्यूडी होता है ये, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी। इसके अलावा सबका 30 होता है और 30 से कम होता है, ठीक है। सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी का 32 होता है, और ये सीडब्ल्यूसी का भी 32 था पहले, अब लेकिन घट के वो भी 30 हो गया है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 32 साल है तो 35 साल पहुंच जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है तो जितनी आपकी सर्विस पीरियड है प्लस 3 साल को और आपको क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखा जाए, अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये आपका 2024 की वैकेंसी है जो कि आई थी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 1765 पोस्ट है, ठीक है। ये 2024 में 1765 पोस्ट आई थी, और ये आपका डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज भी आपका डिवीजन है। देखो टोटल जो है, एक मिनट, आप देखो टोटल आपका 438 वैकेंसीज हैं, किसमें? बीआरओ में। और सीपीडब्ल्यूडी में देखा जाए सिविल में तो आपकी 206 वैकेंसीज है। और भी आप डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आपकी टोटल 1765 वैकेंसी, जो कि कम नहीं है। सिविल की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की ज्यादा कंबाइंड है, ठीक है। ज्यादातर वैकेंसी सिविल की होती है, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल की कम होती है, ठीक है। इसलिए सिविल कैंडिडेट ज्यादा प्रीफर करते हैं एसएससी जेई का एग्जाम। ये आपकी 2025 की वैकेंसी का क्राइटेरिया। देखो वहां 1765 था, यहाँ 1731, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब ईयरली एनुअल वैकेंसी आती, हर साल आती। अभी देखो इस 2026 का भी कैलेंडर आ गया, फिर से वैकेंसीज आने वाली है, और वैकेंसीज हमको लग रहा है क्योंकि 2027 में इलेक्शन भी है आपका, ठीक है। तो ये ईयरली होती है, एक साल आप तैयारी कर लोगे तो आपका हर साल काम आएगा। इस साल नहीं तो अगले साल तक तो निकल ही जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं निकलेगा तो रेलवे का आरआरबी जेई का एग्जाम है, वो भी एनुअल हो गया है, उसको निकाल सकते हो। तो कितना फायदा है, ठीक है। और बहुत टफ भी नहीं है निकालना इसको, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? कुछ नहीं है। देखो सीबीटी 1 जो होता है वो 200 नंबर का होता है, शुरुआत में 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो ये 200 में 50 नंबर का आपका क्या आता है? 50 नंबर का आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है, ठीक है। इसमें आप आराम से, अगर पढ़ने वाले छात्र हो तो 45 प्लस आराम से ले आ सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आता है, जैसे जीएस हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया। इसमें से आप अगर पढ़ने वाले छात्र हो तो 20-25 ला सकते हो। 20-25 से ज्यादा अगर कभी तुक्का लग गया या बहुत ज्यादा पढ़े हो तो आ सकता है, वरना नॉर्मली 15-20 आ जाता है लड़कों का, ठीक है। तो इस पे फोकस करना, मतलब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना आपको। और सबसे मेन आपका ये है टेक्निकल, अभी देखो 100 नंबर का आता है, ठीक है। अगर सोचो आप इसमें ज्यादा एफर्ट दे दो तो अगर आप 75 तक भी लेते आओ, ठीक है, तो कितना नंबर हो गया आपका? देखो 75, 45, और हम कह रहे हैं चलो 20 ही मान के चलो, 5 5 10, 8 4 12, तो 160 नंबर, ठीक है। 160 नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो 160 नंबर सोचो सिविल के लिए तो बहुत ज्यादा है। अब 160 नंबर अगर आ जाएगा तो सीबीटी 1 में तो आप 100% क्वालिफाई करोगे। अभी देखोगे कि आप 108 नंबर कट ऑफ गया था 2024 का, ठीक है, 23 का। 24 में 120-22 पे चला गया था, तो 160 तो बहुत ज्यादा है। अब हम कह रहे हैं कि अगर आप मान के चलो इसमें 70 भी ले आते हो, ठीक है, और इसमें आप 15 भी ले आते हो, तब भी आपका काम बन जाएगा। मैकेनिकल का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। अब अच्छा, अब ये देखो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 मार्क्स की होती है, ठीक है। और इसमें सीबीटी 2 में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है -1 की, ये याद रखना, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। हाँ, तो सीबीटी 1 जो आपका होता है
वो आपका कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस होता है, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल इंजीनियरिंग जो होती है 100 नंबर का होता है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है कितनी? 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स। लेकिन इसमें 1/3 होता है। ये लगता है लोगों को कि दोनों सेम नहीं होता है, 1/3 होता है। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। देखो, इसको इसमें नंबर लाना ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि ये 200 क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे में, इसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि आपको ये रीजनिंग भी करने में लगभग आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है, ठीक है? तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस करने रहते हैं, इसलिए आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको टेस्ट देना ही देना पड़ेगा, जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है? आप टेस्ट की प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, इसमें अच्छा खासा टेस्ट दिया हुआ, या तो कहीं और से भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये है कि आपको टेस्ट करना ही करना है, तब इसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हो। सीबीटी 2 में जो टेक्निकल का लेवल होता है बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इसी के बराबर ही होता है। फिर भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, मतलब समझ लो हल्का सा लेवल ऊपर होता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतने के बराबर होते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और देते हैं, और कुछ नहीं रहता है। सेम आपका सिलेबस इसमें भी रहता है, सेम वही सब पढ़ना है, ठीक है? और इसमें भी आराम से आप 200 प्लस ले आ सकते हो, ठीक है? तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेनली क्या है कि आपको टेक्निकल आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है? आप आगे चलते हैं। अब ये देखो कितना कट ऑफ गया है सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना गया? 108 गया भाई, सिविल का। जनरल वालों का, जनरल वालों का सबसे ज्यादा जाता है। 2023 का कट ऑफ है ये। और 2024 का कट ऑफ देखो, ये जनरल वालों का गया है तुम्हारा 122। और अगर ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो 109 गया है भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं है। 200 में 109, इतना तो ला ही सकते हो, इतना तो टफ नहीं है। तो सोचो कितना आसान है सीबीटी 1 निकालना। सीबीटी 1 अगर आप निकाल लेते तो फिर आपको टाइम मिलता है, ठीक है? तो सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो आप। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है और एक बार आप अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका पहला साल में आराम से निकल सकता है ये, ठीक है? और सोचो कितनी अच्छी जॉब है फॉर क्या कहते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स एंड बीटेक बोथ। उसके बाद आप, अगर आप बीटेक किए हो तो आप एई का भी फॉर्म भरो, एई भी निकल गया तो आप गेट करो, उसके बाद ईएससी का भी भरो, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते रहते हैं, पहले एक जॉब तो सिक्योर कर लो, उसके बाद करते रहो। और अगर मान के चलो आपका एसएससी जेई में नहीं हुआ, तो आप आरआरबी जेई भी तो एनुअल हो गया है, हर साल तो उसका आता है, उसको भी दे सकते हो, ठीक है? और भी पूरे पैन इंडिया में बहुत सारे जेई के फॉर्म आते हैं, वो सब भर सकते हो। सिलेबस सबका सेम होता है, टेक्निकल का सिलेबस सबका सेम होता है, ठीक है? तो इसलिए टेक्निकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 3 से 4 महीना लगता है जो पढ़ने में, जो कॉलेज में अच्छा पढ़ा हो, जिसका क्लियरिटी हो, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ऑलमोस्ट जो एकदम बेसिक पढ़ रहा है उसको लगभग 7-8 महीना लग जाता है, मतलब शुरुआत से जो पढ़ रहा है उसको 8 महीने 10 महीने लग जाते हैं, ठीक है? उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टिप्स क्या है, ये कि स्टार्ट विद टेक्निकल सब्जेक्ट एज दे कैरी मैक्सिमम वेटेज। अब ये मत सोचना आप कि सीबीटी 2 के लिए हम टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको शुरुआत से ही टेक्निकल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी 1 में भी है, सीबीटी 2 में भी है। और उसके बाद क्या करिए, प्रैक्टिस करिए 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन। रोज आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है? टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन दीजिए, ठीक है? फोकस ऑन एक्यूरेसी, जब टेस्ट दीजिए आप देखिए क्या गलतियां हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एक्यूरेसी भी देखना पड़ेगा। सीबीटी 1 जो होता है, सीबीटी 1 का मार्क्स जो है सीबीटी 2 में जुड़ता है। सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों का कंबाइंड मार्क्स से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है? ये याद रखना। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिए तो काम बन गया, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का दोनों का मार्क्स जुड़ता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। जैसे सीपीडब्ल्यूडी है, इसका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ ज्यादा जाता है, और बाकी डिपार्टमेंट से उनका कट ऑफ कम जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 20 नंबर में ही सारा होता है खेल, ठीक है? अगर मान के चलो आपका 380 नंबर आपका बीआरओ का है, ठीक, तो आपका मान सकते हो 400 नंबर आपका सीपीडब्ल्यूडी का होगा। ऐसा 20-25 नंबर का फर्क होता है। और आप ये देखो ना, हर साल वैकेंसी आ रही है, तो ये परफेक्ट समय है आपके पास इस समय। अभी आपका जनवरी चल रहा है, एंड चल रहा है आपके पास, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी से आप तैयारी करो तो आप 101% सीबीटी 1 इसका निकाल सकते हो, और सीबीटी 2 भी आराम से निकाल सकते हो। कितनी अच्छी जॉब है ये। और अगर इसमें नहीं हुआ तो रेलवे का भी सोचो, इसी साल उसका भी कैलेंडर आ गया है, उसका भी एग्जाम होने वाला है इसी साल, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज होगी। तो मतलब एक बार बस आपको तैयारी करनी है टेक्निकल की, और 100% आपकी जॉब की सिक्योरिटी है। देखो, अगर आप सिविल से हो तो आपको पता है प्राइवेट में ज्यादा स्कोप नहीं रहता, गवर्नमेंट ज्यादा स्कोप रहता है। तो आप अपनी टेक्निकल की शुरुआत करिए तैयारी, और हमारे साथ भी कर सकते हैं। हम लोग का ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच दोनों चलता है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको या तो जहां से पढ़ना की इच्छा वहां से पढ़ो, लेकिन आप पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि ये साल जो है, ये जेई जितने भी डिप्लोमा वाले उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और यूपी ट्रिपल एससी जेई का भी एग्जाम ऑलमोस्ट मार्च एंड में, या आपका
अप्रैल एंड में, अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो टेक्निकल की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट से आता है, ये सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।